नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। आज हम बात करेंगे अमित शाह के मिशन की। अमित शाह कौन सा अगला मिशन लेने वाले हैं? साल 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी थी, तो अमित शाह को जिम्मा मिला था गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री का, और उसके बाद से लगातार वो मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला मिशन था 370 खत्म करना, जम्मू कश्मीर से 370 उन्होंने खत्म किया। उसके बाद लगातार वो कोई ना कोई मिशन अपने हाथ में लेते रहे हैं। नक्सल मुक्त भारत का मिशन उन्होंने अपने हाथ में लिया और नक्सल मुक्त भारत कर दिया, और अब अगला मिशन लेके वो तैयार हैं और उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। लेकिन क्या है वो मिशन और कैसे उस पर भारत सरकार आगे कार्रवाई करेगी, कैसे अमित शाह उसमें आगे बढ़ेंगे, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। सर, सवाल यही है कि मिशन मोड पर अमित शाह हैं, उनका मिशन जारी है, वो एक मिशन खत्म करके दूसरे मिशन में जा रहे हैं। ये मिशन कौन सा है सर? देखिए, जब से वो बने हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं भारत के और जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस कह सकते हैं, प्रॉब्लम भी का चैलेंजेस हैं और जिससे निपटने के लिए गृह मंत्रालय लगातार कोशिश करता रहा है, उन तमाम एक एक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके स्थायी और लंबा दूरगामी शांति उसको निपटाना, इसमें वो है कि सॉल्यूशन जो है ऐसा नहीं कि तत्काल कोई एक समझौता कर लिया और कुछ हुआ, बाद में कहीं कोई शांति नहीं आई। जैसे आसाम में 1985 का राजीव गांधी ने अकॉर्ड कर लिया, लेकिन उससे कहीं कोई शांति की बात तो हुई नहीं, वहाँ पे कुछ आया नहीं। वो उल्फा कहीं चलता रहा, हिंसा वैसे ही चलता रहा। लेकिन अमित शाह की कोशिश थी कि जो भी करें वो परमानेंट हो और लंबे समय के लिए सॉल्यूशन हो और वहाँ स्थायी शांति आ जाए। तो अगर आप देखेंगे कि जिस वक्त वो बने थे तो तीन बड़ी प्रॉब्लम्स थी 2019 में। एक तो इंडियन मुजाहिदीन वगैरह का जो आतंकवाद था वो खत्म हो गया था। 2013-14 में जाके वो सब भटकल वगैरह सब मारे गए थे, यासीन भटकल, तो उसके बाद कहीं कुछ था नहीं, पकड़ के ले आए थे। तो तीन बड़ी समस्याएं थी और उसके लिए तीन अलग अलग डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री में बने हुए थे जो देखता था उसको। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि तीन डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, पूरा का पूरा मामला होता था जो उस पर एक्शन लेता था, नजर रखता था, वहां के लिए योजनाएं बनाता था। वो ये था, एक कश्मीर का था कि कश्मीर में जो आतंकवाद है और पूर्वोत्तर में अलगाववादी संगठन बहुत सारे थे। आसाम में ही देख लो तो कोर्बी ओलोंग का अलग है, आदिवासी का अलग है, बोडो का अलग है। ऐसे ही मणिपुर में कई हैं, नागा में हैं, त्रिपुरा में भी कुछ आंदोलन चल रहा था, वहाँ आदिवासियों का जो है वो अलग अलग, वहाँ पे वो कह सकते हैं उग्रवादी गुट जो थे, मतलब आतंकवादी तो नहीं लेकिन हाँ उग्रवादी गुट थे जो उनके अलग अलग डिमांड थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। नॉर्थ ईस्ट का अलग डिपार्टमेंट था होम मिनिस्ट्री में, और एक नक्सल था जिसको आपको पता है कि 2006 में इन्होंने, उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि ये आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। तीनों को उन्होंने लिया और लंबा किया। एक बार 370 जो आप कहें तो 370 जो खत्म होना था कि भाई कैसे खत्म होगा, क्योंकि सब लोग चैलेंज कर रहे थे कि चूंकि वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ था जिसने कश्मीर में अलग संविधान बनाया था और संविधान सभा आएगी तभी वो खत्म हो सकता है। वो कई टेक्निकल चीज़ें उसमें थी। उसमें जो रास्ता निकला कि कानूनी निकलना चाहिए, संवैधानिक निकलना चाहिए, वो संख्या बल नहीं था, बहुत कुछ हुआ उसमें। अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला देखेंगे और गृह मंत्रालय के हिसाब से देखेंगे तो 5 बड़ी समस्याएं थी, जिसमें जो सबसे बड़ी कह सकते हैं वो तो कश्मीर का था। और कश्मीर में जो आतंकवादी हिंसा हो रही थी, और सिर्फ कश्मीर तक वो नहीं था, वो कश्मीर का जो आतंकवाद था वो आपको पार्लियामेंट पे भी अटैक उससे हो रहा था। जो पाकिस्तान से जो वही आतंकवादी संगठन जो वहाँ लश्कर-ए-तैयबा और वो सब जो सक्रिय थे, वो आपका मुंबई में भी हमला कर दे रहे थे। वो पूरा का पूरा वो वही था। एक सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर की, और एक नासूर की तरह था जिस ढंग से है कि 370 था कि ये मेन 370 ही था उसके, क्योंकि 370 के कारण एक अलगाव की बात आ गई थी वहाँ पे। एक बड़ी समस्या थी। जो दूसरी समस्या बड़ी थी, जो पूर्वोत्तर पूरा का पूरा था, वो अलग होने की स्थिति में था। अलगाव, उग्रवाद था,
अलग अलग संगठन जो हैं वो काम कर रहे हैं, कार्बी जो है अलग आंदोलन चला रहा है, सशस्त्र संघर्ष उसमें लोग मार रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद जो बोडो वालों ने आदिवासियों पे जो हमला किया, 80 लोगों को एक रात में मार दिया था। अब वो तो आपस की लड़ाई थी, वो सबको वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर नक्सल जो है, जिसको आंतरिक सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती जो मनमोहन सिंह ने कहा था, वो बड़ी समस्या थी। जो घुसपैठ है, जो अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ है कि फ्री फ्लो आ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको रोकना एक बड़ी चुनौती भारत में थी। और ड्रग की समस्या जो बढ़ रही थी, विकराल रूप लेती जा रही थी, पंजाब में उड़ता पंजाब और ये तमाम, और सिर्फ पंजाब तक अब नहीं है, तो बिहार चले जाएं, जहां भी चले जाएं, वो ड्रग की समस्या वैसे ही है। पंजाब का तो नाम है, वहां ज्यादा है, कुछ ज्यादा, लेकिन बाकी पूरे देश में है। तो ये 4-5 समस्याएं बहुत बड़ी थी। 3 समस्याओं का एक तरह से कहें तो उन्होंने खत्म कर दिया। 370 तो अब कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया है। कश्मीर में लगभग शांति है। जो इकोसिस्टम जो बचा खोचा है आतंकवाद का, उसको खत्म करने में वो लगे हुए हैं। और ज्यादातर वो पाकिस्तान के आतंकी वही आते हैं, स्थानीय कोई आतंकी नहीं बन रहा, कोई उत नहीं जा रहा है उसमें, वो खत्म कर दिया। नक्सल जो है वो आप 31 मार्च के बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब जो 2 प्रॉब्लम जो बची हैं, जो जा रहा है, तो उस पे अब जो है पहला जोर जो इनका है कि अगले, मुझे लगता है कि इसी कार्यकाल में ये कोशिश करेंगे कि जो घुसपैठ की समस्या है वो हम इसको ख़त्म करें। और जो पश्चिम बंगाल में सरकार है, वो सिर्फ भाजपा की एक राज्य में सरकार बना देना वो सफलता नहीं है कि भाई 21 राज्यों से 22 राज्यों में एनडीए की सरकार बन गई, या भाजपा की 19 से 20 राज्यों में सरकार बन गई, सिर्फ उतना तक नहीं है। वो जो घुसपैठ वाला जो मिशन है अमित शाह का, उसका एक पार्ट है, क्योंकि जब तक वहाँ स्थानीय सरकार नहीं होगी, राज्य सरकार भाजपा की, तब तक घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि लगभग 400 किलोमीटर के इलाके के लिए जमीन ही नहीं दे रहे थे, तो वो बनेगा कैसे? वो बिल्कुल फेंसिंग ही नहीं होगी, फेंसिंग ही नहीं हो पाई, तो कैसे हो सकता था? उसका था। ड्रग वाले में जो है वो पिछले 5 साल से कोई जटिल समस्या है, वो फैला हुआ है, एक लंबा चौड़ा कार्टेल चलता है, कार्टेल है, इंटरनेशनल उसके लिंकेजेस हैं, वो सब जगह से चल रहा है। तो उसमें एक इन्होंने एनकॉर्ड करके जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर करके वो जिला से लेके स्टेट और राष्ट्रीय स्तर तक का वो पूरा बना दिया ढांचा। उसकी मीटिंगें हो रही हैं। जो ड्रग जो कार्टेल में जो काम करने वाले हैं, उनकी पूरी अलग से वो सूची तैयार हो रही है, वो कर दी गई है, अलग डाटा उसका है। और जो रूट हैं ड्रग के वो हैं, कहाँ कहाँ शहरों में भी दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे ड्रग्स जो हैं वो चल रहा है। आप देखो दिल्ली में वो 2 दिन से अभियान चल रहा है, कश्मीर में ड्रग के खिलाफ पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, उसमें सबको जोड़ा जा रहा है। और जो कार्टेल है उसको खत्म करना है। यानी अभी सिर्फ 2 फोकस उनके सामने है, घुसपैठ को पूरी तरह से रोकना है, यानी घुसपैठ मुक्त भारत और ड्रग्स मुक्त भारत। ये आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से ये जो है वो आंतरिक, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे जाओगे तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पे और बड़ी चैलेंज है। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है एज ए पॉलिटिकल वो चैलेंज है कि महिलाओं को आरक्षण जो है वो लागू करवाना और परिसीमन करना, सीटें बढ़ाना होगा, सीटें। और उन्होंने वो दिया है कि भाई 2029 में जो होगा वो महिला आरक्षण के साथ चुनाव होगा। तो अभी ये जो दोनों है, आपको लगता है कि ये इसी कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अमित शाह कोई भी काम एक कार्यकाल से, जैसे 370 था या नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने की बात हो या नक्सल खत्म करने की, वो अपना एक टाइमलाइन तय कर लेते थे, तो उसको उसी टर्म में खत्म करना है उनको, 3 साल 4 साल मैक्स। हाँ, तो इसमें भी लगभग उनका वही है, 3-4 साल का ही है। मतलब आप 3 साल लगा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे फेंसिंग है। और जो उन्होंने कहा है कि हम 1.5 साल के अंदर अंदर स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। स्मार्ट फेंसिंग में हर जगह बॉर्डर पे कैमरे भी होंगे, सेंसर्स भी लगे होंगे, सैटेलाइट का भी यूज होगा, जो वायर लगाए जाएंगे उसमें भी सब जगह सेंसर लगे होंगे। और मतलब उन्होंने कहा कि 1.5 साल के अंदर अंदर हम ऐसी सीमा बना देंगे कि कोई सीमा पार न कर सके। तो अगर आप ये देख लो कि घुसपैठ जो मेनली जो है, अगर मणिपुर का छोड़ दो, उधर कुकी का जो होता है, तो बांग्लादेश से होता है
और अगर एक आध, अब तो यहाँ तो नहीं होता है, यहाँ से ड्रग व्रग आता है पाकिस्तान से, तो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल का समय लगेगा, हो सकता है वो 2-3 साल लग जाए। 3 साल के अंदर अंदर जो ये कह रहे हैं सरकार बनने के बाद, वो मुझे लगता है कि बॉर्डर सील हो जाएगा, क्रॉस करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन सर आपने ये बताया कि अब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 तो ऑपरेशन उन्होंने कर लिए, अब उनका अगला मिशन क्या है? देखिए 2 है उनका, 2 है। एक तो अभी गृह मंत्री बनने के बाद ही धीरे धीरे शुरू किया था, अब वो फाइनल चीजें आपको बड़ी दिख रही हैं, और वो है ड्रग्स का उनका पूरा है, और लोग ध्यान देते नहीं हैं। उन्होंने पूरा का पूरा एनकोड जो एक बना, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर करके, वो एक तैयार किया है ढांचा, 4 स्तर का ढांचा है वो। एक तो सरकार में जो सचिव लेवल के लोग हैं, होम सेक्रेटरी हैं, ये हैं, वो उस लेवल पे एक कमेटी है जिसकी बैठक होती है कि क्या क्या रिपोर्ट है। एक जो उसमें जो लगे हुए जो एनसीबी वगैरह जो बाकी जो फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, तो उनका है। 2 नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे भी एन कोड बना दिया है कि स्टेट में हर जिले से जो लोग हैं और जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनका एक है, और हर जिले में भी एक बना दिया है। तो जिले से लेकर के नेशनल लेवल तक एक ढांचा तैयार है, उसमें रियल टाइम जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। नारकोटिक्स में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पे कन्विक्शन नहीं हो पाता था। अच्छा। क्योंकि आपने वो ड्रग लिया और ड्रग को रखा, फिर वो तुरंत वो छूट जाते थे। पुलिस वाले के पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती थी, किसी को भेजा उसको ड्रग के वो जांच के लिए कि सचमुच में कौन सा ड्रग है, रिपोर्ट आने पता लगे 2-3 साल तो रिपोर्ट आ रही है, 4 साल बाद रिपोर्ट आ रही है, तब तक इसको जमानत मिल गया, बंदा रख नहीं सकते, फिर उसी ड्रग में काम में लग गया। इन्होंने कहा कि भाई एक एसओपी बनाया, लोगों को ट्रेन किया, पुलिस तक पहुंचाया कि आप जो है किस ढंग से चार्जशीट करेंगे, और उसमें यह बनाया कि जो ड्रग की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो कैसे 15 दिन 1 महीने के भीतर भीतर वो जितनी जल्दी वो आ जाए और चार्जशीट लगे। और नारकोटिक्स के जितने केसेस थे उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था जिला स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक शुरू किया कि किस फेज में है, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो किस रिपोर्ट के कारण या कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो आप इधर देखेंगे कि लगातार हर दिन देश के कहीं ना कहीं 2 या 5 लोगों को, अब हमारे पास तो आता रहता है डाटा, वो एनसीबी भी भेजता रहता है कि यहाँ ये 5 लोगों को ड्रग में सजा हो गई, यहाँ कोर्ट ने यहाँ सजा सुना दी, तो सजा हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो अब बड़ी जो चीजें थी वो जो एनकोड का ढांचा बन गया, तो ड्रग रूट इन्होंने पहचान लिया कि कहां कहां से ड्रग का एंट्री है, बाहर में कौन कौन लोग हैं। एक पूरा का पूरा इनका डाटाबेस है ड्रग्स का, कि जो लोग पकड़े गए हैं या बाकी जो सब हैं, तो उसका डाटाबेस है और तमाम पुलिस वालों से वो शेयर किया हुआ है। और वो लगातार मॉनिटरिंग पे है कि पूरे देश में और बाहर भी कौन कौन लोग सक्रिय हैं, या कोई विदेश रह करके जो करबे, आपने देखा दाऊद इब्राहिम का जो करीबी था वो तुर्की से लाया, और तमाम एजेंसियों को उसमें लगाया। क्योंकि इनका ये मानना है, और सही भी है ये, कि ड्रग सिर्फ ये नहीं है कि एक लत है। ड्रग जो है वो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, देश के अपने वजूद के लिए खतरा है। क्योंकि देश ये पर्वत पहाड़ नदी जमीन ये तो है नहीं ना, यहाँ तो यूथ है, लोग यहाँ के हैं, और यूथ अगर ड्रग में एडिक्ट हो गया, बड़े पैमाने पे वो बर्बाद हुआ, तो फिर आपके लिए तो देश का क्या मतलब है फिर। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि जो ड्रग्स के पैसे आते हैं वो टेरर फंडिंग में जाता है, जो हम पंजाब में भी देख रहे हैं, बाकी जगह देख रहे हैं। पूरा जो पाकिस्तान का ISI का जो फंडिंग है वो और जो टेररिस्ट को जो देता है, वो टेररिज्म का पूरा का फंडिंग वो तो ड्रग्स का ही है। तो इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा रूट बनाया वो। और जो भारत की स्थिति बड़ी एक विचित्र सी है कि दोनों तरफ, मतलब अगर आप भारत के पश्चिम में चले जाओगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ की वो ड्रग का वो है रूट भी है, हाँ, कारोबार।
पूरा का पूरा वहाँ ओपीएम का जो है, अफीम की खेती और ये वो सब वहाँ पर चलता है और सारी चीज़ें वो वहाँ होता है। और इधर जो है वो कंबोडिया म्यांमार का इलाका है जहाँ ड्रग, दुनिया में सबसे अधिक ड्रग यही होते हैं, और इसको वो गोल्डन ट्रायंगल बोलते थे कि ये, और भारत बीच में है वो ट्रायंगल, तो रूट कहीं ना कहीं से इंडिया से होके आना जाना उसका वो होता था उसमें। खैर उसका इन्होंने नाम चेंज किया, बोले कि ये गोल्डन ट्रायंगल नहीं है, ये डेथ ट्रायंगल है, ये हमारे यूथ को मार रहा है, ये सब कर रहा है, उसका वो है। दूसरा जो घुसपैठ का जो उनका दूसरा मिशन जो है वो घुसपैठ वाला है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश घुसपैठिया जो है वो बहुत बड़ी समस्या आज से नहीं है। मतलब आप पूरा का पूरा आसाम आंदोलन देख लेंगे तो मंगलदोई जगह थी, शायद मंगलदोई ही लोकसभा का नाम था। 79 में वहाँ पे उपचुनाव होना था, और जब वो मतदाता सूची तैयार हुई तो पता चला कि 76,000 लोग नए उसमें जुड़ गए। उसमें 45-46 हजार बांग्लादेशी थे, और पूरा आसाम आंदोलन जिसमें इतने लोग मरे, और जो 85 में फिर जो समझौता हुआ, आसाम अकॉर्ड हुआ पूरा उल्फा का, तो सब उसी को लेके था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। भारत में भी 2004-05 में सुप्रीम कोर्ट में भी आया, कहीं कोई लोग कहते हैं कि 2 करोड़ हैं, कोई कहते हैं 5 करोड़ हैं, कहीं को आंकड़ा नहीं है। जिससे भी आप बात करो तो दिल्ली में लोग कहते हैं कि भाई नोएडा में भरा पड़ा है, तो यहाँ भरा पड़ा है, मुंबई में है, लेकिन कहीं कोई आंकड़ा नहीं है, कोई नंबर नहीं फिक्स, कोई फिक्स नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो घुसते हैं, एक बार उनका आधार बन गया, और वो चूंकि बांग्ला भाषी हैं तो वो कहते हैं हम पश्चिम बंगाल से हैं, या वो कहीं भी चले गए तो वहां से हम हैं, उनके पास आधार है, उनके पास राशन है, सब कुछ है। सब कुछ जानते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। आसाम में जब बनी सरकार तो आसाम में तो खैर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल एकदम उनकी जमीन मुक्त करवाना, ये करना, वो तमाम चीजें किया, लेकिन फिर भी जो आके बस गए उनको आप नहीं निकाल सकते उस ढंग से, लेकिन रोक तो सकते ही हैं। धीरे धीरे आप उसको कर सकते। ये बड़ी समस्या थी कि यही दो क्यों, पहला कि घुसपैठ मुक्त भारत और दूसरा ड्रग्स मुक्त भारत। देखिए वही है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये दोनों से यही दो बचा है। अगर आप देख लेंगे कि पूर्वोत्तर में शांति आ गई, विकास हो रहा है, कश्मीर में शांति आ गई, नक्सल खत्म हो गया, तो अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज देखोगे कि देश के भीतर चैलेंज क्या है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो वो ड्रग्स है जो यूथ को कर रहा है। पंजाब में देख लो या पूरे देश में तमाम कॉलेजेस में जो जिस ढंग से खबरें आती हैं, ड्रग्स जैसे स्कूलों कॉलेजों में पहुंच रहा है, तो बड़ा खतरनाक है वो रोकना। और घुसपैठ, क्योंकि घुसपैठ आपको सिर्फ यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के नहीं दिखेगा। आप अगर जाएंगे तमिलनाडु में जो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं, वहां आप जाएंगे तो वहां पे बांग्लादेशी मुस्लिम भरे पड़े हैं वहां जो काम कर रहे हैं, और उनको एक बाकायदा सोच समझ के लाया भी जा रहा है, बसाया जा रहा है कि उनको पता है कि एक खास पार्टी, एक खास वर्ग के लिए वो पॉलिटिकली वो एक वोट बैंक का भी काम करेगा। ये दोनों जो टारगेट लिया है, इसके लिए भी कोई टाइमलाइन रखी है इन्होंने? अभी तो जो इसका है नारकोटिक्स वाला, वो नारकोटिक्स वाले में एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि नारकोटिक्स की जो चीजें हैं वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल है। इंडिया एक ट्रांजिट हब के रूप में काम कर रहा है और जो लोगों को पकड़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनली सब जगह कॉपरेशन होना, और जैसे इंडिया ने बनाया है कि भाई उनको सजा हो, बाकी जांच हो, ट्रायल हो, जो उनका नेटवर्क काम कर रहा है वो सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान हो, वो जब तक बाकी देश नहीं करेंगे ना, तो ये एक बड़ी समस्या वहां पे है। लेकिन फिर भी भारत ने अभी आप देखें कि एनसीबी की तारीफ जो है वो जो ड्रग एजेंसी जो उनकी है अमेरिका की, उसने की है तारीफ, एफबीआई ने तारीफ की है, क्योंकि वहां के जो ड्रग लॉर्ड हैं वो यहां से पकड़े गए। 2 लड़के मंडी हाउस में पकड़े गए, उनके पास से एक ड्रग मिला, वो सप्लाई जो है वो करने गए थे नोएडा की किसी कॉलेज में, वो ड्रग सप्लाई करना था। उसको जब पूछताछ किया कि तुमने कहाँ से लाया, तो पता चला कि वहाँ से हिमाचल प्रदेश की एक फर्म है, वहाँ से हम लाते हैं।
उसका जब देखा कि कहाँ कहाँ ये भेजता है, क्या क्या भेजता है, तो अमेरिका तक मिला। और वहां अमेरिका में बैठा हुआ पकड़ा गया, दुबई में जो बैठा हुआ था पकड़ा गया। अमेरिका ने कहा यार इतना बड़ा आप ड्रग का सप्लायर हमें दे दिया, हमारे यहाँ बैठ के कर रहा था, पता नहीं था। पूरा का पूरा चैन निकाल के इंडिया में दिया। तो बड़े, क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा है, पैसे बहुत ज्यादा हैं। अभी म्यांमार से जो कर रहा था वो भी पकड़ा गया है, और जो आपको बताया कि तुर्की से लाया वो भी आया है। पिछले 2 साल के अंदर लगभग 40 जो हैं ड्रग के माफिया जो दूसरे देशों में भारत के काम कर रहे थे, वो भारत लाए गए हैं। तो सर इसके लिए कोई टाइमलाइन अभी? इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया अभी। और घुसपैठ को क्लियर करने के लिए? घुसपैठ को क्लियर करने के लिए अभी जो है काम शुरू हुआ है। अभी मेन काम आपने देखा कि 24, 25, 26 फरवरी को अमित शाह, मतलब आप देखो वहां थे, सीमांचल में थे, वो पूर्णिया में बैठे थे, किशनगंज घूम रहे थे वो 3 दिन पे। नवंबर में वहां सरकार बनी है एनडीए की, नीतीश हैं वो, लेकिन वहां पटना में नहीं उतरे। पटना में कोई कार्यकर्ता नहीं, वो सीधे सीमांचल में थे। और तमाम वहां पे 7 जिले हैं जो जहां मेनली से घुसपैठ होता है, उसके एसपी और डीएम के साथ मीटिंग कर रहे थे। और मुझे एक डीएम ने बताया वहां का, जब मेरी बात हुई, हम क्या मीटिंग में इतना क्या कर रहे हैं, 3 दिन रहे वहां पे। तो उन्होंने पूरा टास्क दे दिया कि जो मैंने आपको बताया कि घुसपैठ करवाने वाला जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो पैसे कमा रहा है, जो सब कर रहा है, उस इकोसिस्टम को तोड़ने का। कहा कि भाई जितने लोग हैं, 25 लाख से ऊपर कोई खरीद फरोख्त हो रही है, जमीन मकान कुछ हो रहा है, तो कलेक्टर उसके रजिस्ट्री के लिए परमिशन देगा। वो आप देखो, जितने अवैध बने हुए हैं घर, चाहे मस्जिद, ये वो, जहां मेनली तो इन्हीं जगह बैठाते थे, कहीं भी कर लिया, वो सबको तोड़ो। अच्छा, एक डीएम बता रहा था कि उन्होंने, अमित शाह ने सीधे सीधे बोला कि भाई ये एक बड़ा काम है और ये इसमें आपको लगना पड़ेगा, और ये हमें देश की सुरक्षा के लिए करके देना है। आप में से जो भी ये करना नहीं चाहता है कि हमें मुश्किल है, हम ये नहीं करेंगे, वो किसी को कुछ विचारधारा में आ सकता है, तो वो कह सकता है हम अभी उसका ट्रांसफर करवा देंगे। तो दूसरा क्या, हमें करना है तो करना है। अब जो डेडलाइन वाली बात है, बीएसएफ का कार्यक्रम था जिसमें अमित शाह बोल रहे थे, तो उसमें से कुछ टाइमलाइन इसका निकल रहा है। क्योंकि मेनली घुसपैठ जो है वो त्रिपुरा से हो रहा था, वहां रुक गया है, आसाम में हो रहा था, वहां रुक गया है, और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु की सरकार बन गई, जमीन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल की सीमा को सील करना भी बाकी है, वो अभी तो जमीन ट्रांसफर होगा, फिर पूरी सीमा सील होगी, 6-7 महीने का समय लग जाएगा बनते बनते, 6-7 महीने, साल 2 साल जो भी लग जाए। लेकिन जैसे वो सीमांचल बिहार में उन्होंने मीटिंग की, वैसे वो मीटिंग करके पहले देखेंगे वहाँ के लोगों से, मतलब अधिकारी हैं बीएसएफ, बाकी सबसे वो पूरी रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ कितना एक्सटेंट है प्रॉब्लम का, क्या क्या चीजें हैं, और इसको कैसे हम खत्म करेंगे। तो अमित शाह क्या इसको लेकर रेगुलर बेसिस पे, जैसे 370 के समय उन्होंने आते ही 3-4 महीनों में इसको प्रेजेंट कर दिया था, अगस्त के महीने में सरकार मई में बनी, अगस्त में 370 हटाने का आया। उसी तरह से सर बाकी चीज़ें पर भी उन्होंने लगाया कि नक्सल कैसे खत्म करना है। तो क्या इसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग वो खुद लेते रहते हैं, खुद इसको समीक्षा करते हैं हर हफ्ते, महीने कब करते हैं सर, और कैसे करते हैं? नहीं, सारी चीजों की लगातार वो हर चीज की समीक्षा करते हैं। कोई फोर्टनाइटली करते हैं, कोई डेली करते हैं, सब चीज़ों पे नज़र उनकी रहती है। मुझे तो एक अधिकारी बता रहे थे, बहुत बड़े अधिकारी, कि जब कोरागुट्टालू के पहाड़ी पे जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे नक्सलियों का, और लगभग 20-21 दिन ऑपरेशन चला। वो ऑपरेशन शुरू हुआ था 19 या 20 अप्रैल को शुरू हुआ था, 21 अप्रैल को, और 11 मई तक चला था ऑपरेशन वो। और उसी बीच में आपको ध्यान है कि 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना हो गई थी, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। वो सबका ध्यान इस तरफ था, और उसी बीच में वहां पे पूरा ऑपरेशन चल रहा था। मुझे एक बड़े अधिकारी ने बताया कि ये सब व्यस्तता के बावजूद भी
वहां वो लगातार दिन में कम से कम 4 बार बात कर रहे थे कि किसको क्या चाहिए, क्या कमी है, हमारे लड़के कहाँ पहुंचे हैं, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि वहां माइन से बिछी हुई थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था, पानी एक आधा लीटर का बोतल दे दे के भेज रहे थे लोगों को। तो वो लगातार, तो ऐसे ही यहाँ कि जो जुलाई में जो तीनों जो पहलगांव का करने वाला जो मारा था, धर्म पूछ करके जो देख के जो मारा था आतंकियों ने, तो जब हुआ तो बाकी सबका तो पाकिस्तान में वहां पे अटैक हो रहा, ऑपरेशन सिंदूर पे सबका ध्यान था। मुझे पता है, लोग वहां बताते भी हैं एजेंसीज के, कि सबको इन्होंने पहला दिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ये जो मारे हैं ये वापस पाकिस्तान नहीं जाने चाहिए, ये सुनिश्चित करो। और इसलिए आप देखो कि 2-2.5 महीने तक वो एक जगह जो छुप के रहा, सारे टेक्निकल से लेके सर्विलेंस के, खोजने के, सब कुछ कर दिया उन्होंने। और अंत में 3 महीने लगे समय, और उससे लगातार रिपोर्ट ले रहे थे कि कहीं कुछ पता चल रहा है, नहीं ये वाला करके देखो। तो वो एक साथ कई फ्रंट की, मतलब किसी भी दिन बैठेंगे और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है, तो पता चला कि वो वाइब्रेंट विलेज का वो कर लिया कि भाई किस किस गांव में था, क्या क्या हुआ है, वहां पे लोगों की सड़कें कितनी बन गई, हॉस्पिटल कितने गए, वहां आर्थिक गतिविधियां कितनी हुई, वहां पे पर्यटक कितने आ रहे हैं, जो बाहर छोड़ के चले गए थे वो कितने आ रहे हैं, वो यहाँ तक कि अगर कोई वो हनी का जो है, शहद का कोई अगर किसी को दिया है, लगाया है, तो उसमें कितना उत्पादन बढ़ा है, नहीं, हर चीज का रखते हैं वो रिपोर्ट। सर, जैसे आपने कहा ना कि शुरू में भी डिपार्टमेंट बने हुए थे, तो वो डिपार्टमेंट जो कि कश्मीर पर, नॉर्थ ईस्ट के लिए और नक्सल के लिए बनाए थे, अब तो वो खत्म हो गए होंगे। नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट का तो नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय हो गया है पूरा का पूरा, और जेएस नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन अब उनका उस ढंग से कोई काम नहीं, कोऑर्डिनेशन का सिर्फ काम है वहां पे। चीजें चल रही हैं। जो जेएस नक्सल थे, जो पूरा नक्सल डिपार्टमेंट जो था, वो अब नैरेटिव वाली लड़ाई है, वो जो बची हुई है उस पे लगे हुए हैं। ये टारगेट कौन सेट करता है सर उनके लिए? प्रधानमंत्री मोदी उनको देते हैं कि अमित भाई अभी अपने को भी ये? दोनों एक ही है। प्रधानमंत्री मोदी का उनके पास चेहरा है, लोकप्रियता है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन अपना टारगेट वो खुद तय करते हैं। और एक उनमें पैशन है, एक वो अंदर से जुनून है कि अपने कार्यकाल में जो पुरानी समस्याएं हैं, जो कोई दूर नहीं कर पाया अभी तक, उसको परमानेंट उसका समाधान निकाल दें। एक सवाल ये भी है कि जैसे 370 था, आपने कहा घुसपैठ अब एक समस्या है, सब ये सब उनके तो मैनिफेस्टो में भी होता है, इसीलिए करते हैं क्या, या क्या होता है? दोनों चीजें हैं। देखो, ऐसा है कि जो देश की समस्याएं हैं वो तो मैनिफेस्टो में आए गए हैं। चाहे 370 है, वो एक वैचारिक था कि है, उसको हमें खत्म करना है। और जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी मौत भी 370 के लिए जम्मू कश्मीर में जाके संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तो मतलब जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो तो भाजपा का पुराना नारा तो रहा ही है, जनसंघ और भाजपा सबका नारा रहा है। और आरएसएस का भी वो वैचारिक, जो जहाँ से भाजपा बनी है जिस विचारधारा से, तो उसका भी वैचारिक आधार वही रहा है। राम मंदिर की मांग रही है, भाजपा ने अपनाया है, तो वो तो करते ही हैं वैचारिक रूप से। और जब इनसे बात करो तो उसमें ये भी कहते हैं कि चूंकि हमारी विचारधारा है, भारत को लेकर के है, भारतीय संस्कृति को लेकर के है, और हम भारत के हित में अगर कुछ चीजें हैं तो हम करेंगे, चाहे किसी का भी हो। और घुसपैठ को भी देखेंगे तो भाजपा का एक पुराना ये इशू रहा है, हमेशा रहा है। और इनको ये लगता है कि अगर घुसपैठ से अगर हम इस देश को मुक्त कर दिया तो लंबे समय तक हम जो एक खतरा डेमोग्राफिक चेंज वाला है वो नहीं होगा। उसमें भी देखो, दो चीजें होती हैं। अब आपने प्रधानमंत्री मोदी और इनकी बात कर दी। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हाई पावर्ड डेमोग्राफिक चेंज मिशन जो है हम लाएंगे, और जो सीमावर्ती इलाके में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसको रोकना हमारा काम है। ठीक, वो जो मिशन बनेगा, कैबिनेट से नवंबर में शायद उसको मंजूरी ही मिल गई,
अब वो लेकिन मिशन जब तक स्टेट गवर्नमेंट पे काम नहीं होगा, जब तक वहाँ ग्राउंड पे डीएम एसपी ये लोग काम नहीं करेंगे, वहां से आप रिपोर्ट नहीं आएगा, तो वो मिशन तो सिर्फ दिखावा का जाए ना, घूमने वो गए और कर रहे हैं, रिपोर्ट दिया और रखा हुआ है, वो कर रहे हैं। ये लगते हैं दोनों तरफ से कि बिहार में जीत सुनिश्चित कर दी, जो सीमांचल जहां पे प्रॉब्लम है वहां जाके प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जीत सुनिश्चित कर दी, आसाम में कर दिया, त्रिपुरा कर दिया। अब वहां की सरकारें जो चीजें हैं, चाहे बॉर्डर में फेंसिंग करना हो, चाहे जमीन देना हो, चाहे नए जो राशन कार्ड आधार कार्ड ये जो बन जाते हैं जिसका हल लेके आते हैं वो खत्म करना हो, पटवारियों पे सब पे वो नकेल कसनी हो, जिला प्रशासन को लेना हो। क्योंकि अभी वो बोल रहे थे कि भाई बीएसएफ को भी उन्होंने कहा है, जो मेरी है, कि आप अकेले घुसपैठ नहीं रोक सकते हो। ये एक पूरा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है और वहां पे सबको जिला प्रशासन, पंचायत, पटवारी सबको लगना पड़ेगा। तो ये सबके साथ सुनिश्चित करो कि सब मिलके लगे। और उन्होंने अभी जो मुलाकात हुई थी उनकी, शुभेंदु अधिकारी आए थे, तो बाकी तो कट से मीटिंग लोग कहते हैं कि कट से मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर से मिले, सब मिले, यहाँ से जो योजनाएं केंद्र की थी वो रुकी हुई थी वो सब चालू हो गया, आयुष्मान भारत चालू हो गया, कल वो एक बैठक भी हुई, वो सब हो गया। लेकिन जब अमित शाह के साथ मीटिंग थी, उसमें मीटिंग में यही था कि भाई बीएसएफ को और जो जिला प्रशासन वहां पे है और जो वहां का जो इकोसिस्टम है जो घुसपैठ के लिए काम कर रहा है, घुसपैठ की अपनी इकोनॉमी बनी हुई है, उसको डिसमेंटल करना है और कैसे कैसे उस पर आगे बढ़ना है वो उसका भी रोड मैप वो तैयार हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइमलाइन उसमें अभी इसलिए नहीं आया है कि अभी उस पे 2019 का जो सीए वाला जो था वो खत्म हो गया, रोक दिया था उन्होंने और ये पीछे हट गए थे। अब चूंकि एसआईआर के बाद और पश्चिम बंगाल और यहाँ जीतने के बाद, बिहार जीतने के बाद, असम जीतने के बाद, अब त्रिपुरा में अगले साल से चुनाव है, लेकिन बाकी जगह तो वहाँ भी लगभग अगले साल 2027 में वहाँ है, फरवरी में। तो अगर वो जीत जाते हैं तो बाकी सब खत्म हो जाता है ना, फिर तो 5 साल के लिए है। सर, अमित शाह कौन सी 5 प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहे थे और उसमें से अब तक कितने सॉल्व हो गए? फिर जब आप अमित शाह से मिलते हैं, कई बार मिलते हैं आप अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, तो कभी आपने अमित शाह से देखा है कि मतलब वो इसको लेकर एक टाइमलाइन बनाते रहते हैं और ऐसा कुछ टिक करते कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया? अपनी डायरी मेंटेन करते होंगे कि देखो ये काम मैंने टू डू लिस्ट में ये कर लिया। नहीं, वो देखो ऐसा है कि लिखते बहुत हैं और पढ़ते बहुत हैं। पढ़ते बहुत हैं, लिखते बहुत हैं, लेकिन उनके साथ एक चीज ये है कि जिस वक्त जो हो रहा होता है वही वो बता रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुरक्षा कैंप बनाने के लिए जो उन्होंने टाइमलाइन रखा कि भाई इतने दिनों में ये 1.5 साल के अंदर सुरक्षा कैंप हर जगह बन जाएगा, 6-7 किलोमीटर के रेडियस में एक सुरक्षा कैंप होगा और ऐसे नक्सली 31 तक खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ये चर्चा नहीं थी कि सुरक्षा नक्सली खत्म होने के बाद सुरक्षा कैंप को सेवा केंद्र के रूप में आदिवासियों की सेवा के लिए वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनके पास ये था कि ये सुरक्षा कैंप जब खत्म हो जाएंगे तो वहां जो सरकार नहीं है वो सरकार आदिवासियों के घर पे पहुंच जाए, वहां के लोगों के पास रहे, उनके लोगों का जीवन कैसे सुधरे उसके रूप में इसका यूज करेंगे। ये पहले से था। तो उनका जो टाइमलाइन है वो आपको इसलिए समझ में नहीं आता है कि कई चीजें वो सामने रखते भी नहीं है। सामने रखने के पीछे कारण भी होता है कि अगर वो स्वरूप में पहले रख देंगे तो जो मूल उद्देश्य जो था कि मतलब जो हमें ऑपरेशन के लिए जो सुरक्षा कैंप है वो मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो जिस वक्त जिसका जहां उद्देश्य है वो कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें आगे बढ़ना है। उनके पास उनके दिमाग में टाइमलाइन होता है। थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा पहले अगर बोल देते हैं तो जिस ढंग से रिएक्शन उनकी तमाम चीजों पे होता है, मुद्दा बन जाता है, जो विरोध होते हैं, खासतौर पे सीए के समय में जो हो गया था कि वो टाइमलाइन को समझो कि अभी सीए लाए हैं, समझो टाइमलाइन, हाँ क्रोनोलॉजी समझो, अभी ये लाए हैं, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो एनआरसी लाएंगे, फिर इनको करेंगे। तो उससे वो सीखे कि भाई एक बेकार में यहाँ पे एक लोग मुद्दा बना देते हैं, है ना। तो जब जो हो रहा है उस वक्त वो करते जाओ और जैसे जैसे चीजें होंगी लोगों को पता चल जाएगा। अगला कदम हमारा क्या होगा इसके बारे में लोगों को पता न चले
ये इस बात का मैंने इधर मतलब ध्यान दिया है कि अगला कदम क्या होगा वो बाहर किसी को नहीं होता, उनके पास लिखा होता है कि कहां कहां क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। उनके दिमाग और लिखा होता है कि ये करना है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। अब जैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भाई जब परिसीमन की बात है, मतलब काम का तरीका, मैं कंफ्यूज कई बार हो जाता हूं और जवाब मुझे मिलता नहीं किसी के पास है, और लोग कहते हैं कि नहीं ये होके रहेगा। अब जैसे परिसीमन की बात है, भाई 2002 का जो परिसीमन एक्ट है उसमें साफ साफ है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी तो उसके बाद सीटें बढ़ जाएंगी। वो 26 तक उसमें है और 27 के फरवरी में जनगणना हो रही है। 1 मार्च की रात को 12 बजे जनगणना खत्म और सारी जनगणना वो लैपटॉप पे है। आप बटन दबाओगे तो हर इलाके के, हर गांव के, हर जगह के मिल जाएंगे कहां कहां कितने लोग हैं। 1-1.5 महीने के अंदर वो सब साझा कर सकते हो। 2 साल उसके बाद बचता है लोकसभा चुनाव के लिए, तो आप परिसीमन कर सकते हो। लेकिन अब उसमें समस्या यह है कि अगर 816 सीटों की बात हो गई है तो 816 सीटों में जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि अगर एक जगह सुनवाई करनी होती है परिसीमन आयोग को तो उसमें 816 दिन लग जाएंगे, अगर एक एक सीट पे एक एक दिन कर दिया तो। अब 816 दिन का मतलब यह समझ लो कि 2 साल से ऊपर, तो रिपोर्ट कब होगा? तो इसका मतलब हो नहीं सकता। लेकिन एक लाइन उनका यह भी है कि हम जो हैं वो 2029 में महिला आरक्षण हम के साथ चुनाव करवाएंगे और महिला आरक्षण जो है परिसीमन के साथ होगा ही। तो मुझे लगा था कि 2 साल का कोई इनका प्लान है जिसमें ये परिसीमन करवा लेंगे, लेकिन ये अचानक 16, 17, 18 अप्रैल को फिर पार्लियामेंट बुलाने की क्या जरूरत थी? भाई पार्लियामेंट बुला करके महिला आरक्षण और परिसीमन पे करना, वो बिल भी गिर गया। तो कई बार लगता है कि भाई हो सकता है कि एक जो विपक्ष को जो साबित करना है कि ये महिला विरोधी हैं, ये महिलाओं को उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं, ये नैरेटिव लड़ाई जो है, और महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हर जगह। अब तो बिहार ही नहीं पूरे देश में हर जगह महिला वोटर महत्वपूर्ण है, तो उसके तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें चलती रहती हैं। अच्छा, वो पार्लियामेंट के उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई वो तो 29 तक नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें अभी आप पास करवाओ। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर ये कैसे है कि 29 में महिला आरक्षण कैसे दोगे आप? तो बहुत सारी चीजें, चूंकि विपक्ष भी है, एक पूरा इंटरनेशनल आप समझ सकते हो कि एक नैरेटिव वाले जो हैं उनके खिलाफ वाले लोग भी हैं जो दुनिया में लगे रहते हैं हर जगह से मोदी सरकार के खिलाफ अपना करने में। तो उन चीजों से बचने के लिए अब बहुत सारे पत्ते जो हैं वो पहले खोलते नहीं, क्रोनोलॉजी नहीं समझाते अब क्रोनोलॉजी होने के बाद अब जो होता है वो बताते हैं कि देखो ये हो रहा है, इस पे बहस करो। आगे वाला क्या हम करेंगे वो नहीं। तो आगे वाला क्या करेंगे अमित शाह बताते नहीं, लेकिन फिलहाल नीलू जी ने डिकोड किया है और उन्होंने बताया कि अगला मिशन जो अमित शाह ने अपने हाथों में लिया है वो है घुसपैठ मुक्त भारत और ड्रग्स मुक्त भारत। यही अब उनका अगला मिशन है और उसके लिए कुछ टाइमलाइन नहीं, लेकिन वो जल्द से जल्द अपने इसी कार्यकाल में उसको खत्म करना चाहते हैं, ऐसा कहना है नीलू रंजन जी का। तो ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।